हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह कौटिल्य जीएस यानी प्रदीप सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा का सेट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो सेट है यह सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिहार दरोगा के रहमान सर और खान सर का भी टेस्ट सीरीज आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो दिया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में डेनिसोवस शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? डेनिसोवस शब्द का संबंध मानव की एक अलग प्रजाति से है। मानव की एक अलग प्रजाति से है। समाचारों में अक्सर उल्लिखित प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय की पहल है? प्रोजेक्ट परी को सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट परी सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही अराकू कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? अराकू कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। अगर कहीं भी अगर कॉफी की बात आता है कि कॉफी सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है तो हो जाएगा कर्नाटक। और यहाँ पे तो एक नाम भी दिया गया अराकू, तो यह कर्नाटक में उत्पन्न होता है। कॉमन ग्रास येलो क्या है? कॉमन ग्रास येलो यह एक प्रकार के तितली की प्रजाति है। तितली की प्रजाति है। और दोस्तों आप लोग का इस सेट में कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं उससे कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर नेट जीरो ग्रीन कैंपस है और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो नए नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यह जो नया नालंदा विश्वविद्यालय है यह राजगीर में स्थापित किया गया है या इसका निर्माण राजगीर में किया गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका अलका याग्निक किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है? अलका याग्निक सेंसोरियूरल श्रवण हानि से ग्रसित है। यह बीमारी है। यात्रियों की पहचान के लिए डीजी यात्रा द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डीजी यात्रा में आपके चेहरे की पहचान की जाती है। चेहरे की पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और डीजी यात्रा यात्रियों के पहचान के लिए यह लॉन्च किया गया है। लाचुंग हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण खबरों में थी, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लाचुंग जो जगह है यह सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और सिक्किम राज्य की स्थापना भारत के 22वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना 1975 में किया गया है। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस 2024 का विषय हो जाएगा प्रगति के माध्यम से आशा, सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना, यही इसका विषय है। और विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा कारथम्बी घाटा किस राज्य से संबंधित है? कारथम्बी घाटा का संबंध केरल राज्य से है। केरल राज्य से है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो या नहीं समझ में आ रहा उसको सिंपल से है कि उसको याद कर जाइए। यही एक आसान तरीका है कि जब भी वो एग्जाम में उस तरह का प्रश्न आए तो आप उसे बना सके। आगे देखिए, 11 नंबर है कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, वर्धा से आप यहाँ याद रख सकते हैं कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात में चलाया गया था। तो वर्धा से आप इसको कोऑर्डिनेट करके इसको आप गुजरात याद रख सकते हैं। AIODC पहल का अनावरण किस संगठन के द्वारा किया गया है? AIODC पहल का अनावरण यह माइक्रोसॉफ्ट के संगठन के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक शस्त्र यातायात रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का पहला स्थान है। 13 का 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन बना है। अगर बात करें कि नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन है, तो इसका महासचिव नीदरलैंड के पूर्व पीएम मार्क रूट है। नीदरलैंड के पूर्व पीएम मार्क रूट
अभी नाटो का वर्तमान में महासचिव है। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की आयु, विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके सही कालानुक्रम में या कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। ये सब डेट बहुत याद रखिएगा, मिलाने के लिए आता है तो इसका डेट याद होना बहुत जरूरी है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना किया गया 1885 ईस्वी में और यह फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग के द्वारा किया गया। केटी तैलंग के द्वारा किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया। फिर इंडिया लीग हो जाएगा, इसकी स्थापना 1875 में। फिर आ जाएगा 1885 में किया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार का नाम है के.एम. अशरफ। के.एम. अशरफ पहले मार्क्सवादी इतिहासकार थे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक कौन है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के प्रमुख संस्थापक हो जाएगा मार्गरीटा कजिन्स अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक में से एक है। 19 नंबर देखिएगा कि भारतीय प्रेस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये जो प्रेस अधिनियम है, यह यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है। यह 1879 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कहा गया है और यह जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है यह लॉर्ड लिटन के द्वारा 1879 में लागू किया गया था। तो इसी के बारे में कहा गया कि कौन सा कथन सही है? इसे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल गलत है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता नहीं बल्कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे भारतीय प्रेस में राष्ट्रवादी और उपनिवेश विरोधी विचारों दबाने के लिए लागू किया गया था और जिसके तहत समाचार पत्रों से भारी सुरक्षा जमा राशि मांगी गई है। तो यह सही कथन है। इसके तहत मुद्रकों और प्रकाशकों को प्रकाशन से पहले सभी मुद्रित सामग्री की प्राप्तियां जो पेज था वह सरकार के पास अनुमोदन के लिए जमा करानी होती थी। तो इसमें से 2 और 3 ये दोनों सही है। इसका B+C सही हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन में वुड डिस्पैच का उपयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है? और वुड डिस्पैच का उपयोग शिक्षा के संदर्भ में किया गया है। शिक्षा के संदर्भ में किया गया है और इस वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसको वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था 1854 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने के दौरान बंगाल का शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। 1205 ईस्वी से 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के अभियान में कौन शामिल था? ये खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने वाले शासक का नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1505 से 6 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाया था और मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान यह खोखर जनजाति के विरुद्ध था। 3 नंबर सही हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है आइए देखते हैं। जो मोहम्मद गजनवी है यह 1000 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी के लमसम इसने कई बार आक्रमण किया और मोहम्मद गजनी का जो अंतिम आक्रमण था वह 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक है। यह खिलजी वंश का शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक है। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद ही इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। धन बहिर्गमन की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है जो सही है? तो इस अवधारणा का तर्क है कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत के आर्थिक विकास को मदद किया है। तो बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के तहत भारत की संपत्ति
लगातार कम होती जा रही थी। तो यही बिल्कुल सही है, भारत की संपत्ति कम होता जा रहा था। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन द फिलोसफी ऑफ द बम से संबंधित है? तो इसका संबंध भगवती चरण बोहरा से है। 4 नंबर सही हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा। वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? उस शासक का नाम है आलम शाह। आलम शाह ही जो है वह राजशाही से इस्तीफा देकर दिल्ली से दूर चला गया था 3 दशक के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख कलिंग के बाद साम्राज्य का हिस्सा बताता है? तो उस शिलालेख का नाम है हाथी गुफा शिलालेख और इसका संबंध राजा खारवेल से है। राजा खारवेल से इसका संबंध है। और यह जो हाथी गुफा अभिलेख यह उदयगिरी पहाड़ी पर है, उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखिए 27 नंबर, किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है? तो लौह प्रगति में जो महत्वपूर्ण प्रगति था वह वैदिक काल में देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर वैदिक काल को बांट के दिया जाए, कुछ दिन पहले भी हम पढ़ाए थे, आपको क्वेश्चन करवाए थे कि लोहे का सबसे अधिक उपयोग किस काल में किया गया, तो महाजनपद काल में किया गया था। लेकिन अगर वैदिक काल से पूछे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तरवैदिक काल, तो लोहे का जो उपयोग था वह उत्तरवैदिक काल से स्टार्ट माना जाता है। अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका संबंध हीनयान और महायान दोनों धर्म से है। ये दोनों बौद्ध धर्म से ही अलग होकर बना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के अवशेषों में विकसित हुई राज्यों में कन्नौज के मौखरी भी थे। तो मौखरी ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मा का उदय कहाँ से हुआ था? तो इसका उदय गया से हुआ है। 30 नंबर देखिए, सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है? तो वह जानवर का नाम है घोड़ा। घोड़ा ही जो है वह आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न 31 नंबर, रोहतास पठार या कैमूर का पठार का निर्माण किस काल में हुआ है? रोहतास पठार और कैमूर का पठार ये दोनों बिहार में है और इसका जो निर्माण है वह प्री कैम्बियन काल में माना जाता है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है। निम्नलिखित में किस युग में केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदी शामिल है? यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सिर्फ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का युग में है? तो पहला ऑप्शन है गंगा, जो बिल्कुल गलत है, यह पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो यहीं से यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में है महानदी, तो यह पूर्व की ओर बहती है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये चारों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाले 2 नदियों का नाम है वह है नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अक्टूबर हीट शब्द निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है? अक्टूबर हीट शब्द का संदर्भ अक्टूबर में ऊंचे तापमान और उच्च आर्द्रता को दर्शाता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बॉक्साइट दक्कन के पठार में पाया जाता है, यही ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर, भारत की जलवायु के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का पीछे हटना किसके कारण होता है? तो इन हवाओं का पीछे हटना भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर निम्न दबाव क्षेत्र का कमजोर होना, यही इसका कारण है। तो 4 नंबर 35 का सही हो जाएगा। 36 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? पाइराइट का सबसे अधिक भंडारण बिहार राज्य में है। चलिए कुछ तो हमारे बिहार राज्य में है। आगे देखिए 37 नंबर, कि केरल में मदनार किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल का मदनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। केरल का मदनार चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। 38 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीलगिरी का क्षेत्र किस किस राज्यों में है। तो नीलगिरी का विस्तार भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में है। ये 3 राज्यों में नीलगिरी का क्षेत्र है और नीलगिरी में ही पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो आइए देखते हैं कि नीलगिरी के क्षेत्र में कौन कौन सा रिजर्व आता है। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य यह मूलतः तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन यह केरल और कर्नाटक के सीमा पर है, लेकिन यह मूल रूप से तमिलनाडु राज्य में है। तो यह भी इसके अंतर्गत आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
कर्नाटक राज्य में है। मुरुकुर्थी यहाँ पे होगा, यहाँ मुरुकुर्थी है तो मुरुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान यह तमिलनाडु राज्य में है। मुरुकुर्थी तमिलनाडु राज्य में है। तो ये सभी जो है यह नीलगिरी क्षेत्र के रिजर्व में आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जब दिन और रात, यहाँ रात हो जाएगा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ती है। जब दिन और रात का अवधि समान होता है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे होती है, या फिर इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, तो यह विषुवत रेखा पे होगा। और दिन रात बराबर होता है कब, तो दिन और रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, ये 2 डेट को। आगरा का किला एवं दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है, तो आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला ये दोनों अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आपको अवसादी चट्टान न दे करके लाल बलुआ पत्थर दिया जाता है, तो इसका लाल बलुआ पत्थर भी आंसर हो जाएगा, या फिर अवसादी चट्टान, दोनों में से कोई रहे उसको आप लगा सकते हैं आंसर। निम्नलिखित में से किस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, तो किस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, तो ऊपरी मेटल को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। आगे देखिए 42 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो और यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया देश में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आगे देखिएगा 43 नंबर, कि निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए, यानी किसका मिलान है जो गलत है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। लियोन सीन नदी के किनारे, बिल्कुल गलत है। सीन नदी किनारे पेरिस है, पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो यह ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। वारसा विस्चूला नदी के किनारे है, या विस्तुला भी कहते हैं। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो 43 का 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा हो जाएगा ओयासिवो की जलधारा, यह उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा है। पेरू की जलधारा यह दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा और यह प्रशांत महासागर में बहता है। वेनेजुएला की जलधारा यह भी दक्षिणी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा यह दक्षिणी महासागर में हिंद महासागर में बहने वाली जलधारा है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर देखिएगा, कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चुनाव करना है। वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है और यह मिलीबार तथा पास्कल में भी मापा जाता है, तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला है बी नंबर की वायुदाब की खोज ज्यूरिक ने किया, तो यह भी सही है। वायुदाब की खोज ज्यूरिक के द्वारा किया गया है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, यानी काल्पनिक रेखा को दाब प्रवणता नहीं बल्कि इसे समदाब रेखा कहा जाता है। सम दाब रेखा या फिर आइसो बार कहा जाता है। धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाता है, तो इसमें केवल 3 नंबर गलत है। आगे देखिए 46 नंबर, लोमड़ी रात के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, उनके रेटिना में बड़ी संख्या में रॉड होता है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण करता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। 47 नंबर देखिएगा, यह प्रश्न हम कल के भी सेट में आपको बताए होंगे कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति क्या होगी। अगर हम आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो ध्वनि के वेग भी बढ़ जाएगा, ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, और अगर आर्द्रता कम होगा तो ध्वनि का वेग भी कम जाएगा। लेकिन अगर यही पूछे कि घनत्व, अगर घनत्व को अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग कम होगा। घनत्व के बढ़ने से ध्वनि का वेग कम होगा, घनत्व अगर कम होगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, इसको याद रखिएगा। 48 नंबर है, फास्ट किसका उदाहरण है। फास्ट जो है यह संघनन का एग्जाम्पल है। आगे देखिए 49 नंबर, विकृत एल्कोहल क्या है। विकृत एल्कोहल एक प्रकार का इथेनॉल के साथ विषाक्त या खराब स्वाद का मिश्रण है, तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है 50 नंबर, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीथाइमाइड में से एक है और इस संबंध में नायलॉन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नायलॉन का निर्माण एपिडिक एसिड और हेक्सामेथिल डायमाइन के द्वारा होता है, तो 50 का 2 नंबर सही हो जाएगा। 51 नंबर देखिएगा, गर्म पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों होता है, तो यह ठंडे पानी में आरामदायक इसलिए होता है क्योंकि ठंडे पानी में अधिक घुलित ऑक्सीजन के कारण। 3 नंबर सही है। 52 नंबर देखिएगा, एबोनाइट क्या है। एबोनाइट एक प्रकार का एक बोरॉन
नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन डायमंड और ग्रेफाइट के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन को देखते हैं। डायमंड का होता है कार्बन के 6 परमाणु, 4 हो जाएगा, डायमंड का 4 होगा, और ग्रेफाइट में कार्बन के 6 होता है। तो इसका जो सत्य नहीं है वह है कि ऑप्शन नंबर 3, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होता है। तो यह गलत है, 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 6 होगा, 6 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, तो यही इसका गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का पहचान कीजिए। तो 54 का जो गलत है वह है कि शैवाल एक यूकैरियोटिक है, तो बिल्कुल गलत है। शैवाल प्रोकैरियोटिक है, तो यही गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत है, क्योंकि शैवाल प्रोकैरियोटिक जीव है। 55 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तने की परिधि में वृद्धि का कारण बनता है? तो तने की परिधि में जो वृद्धि का कारण बनता है वह है पार्श्व विभाज्योतक, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 56 नंबर, कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है? तो कैलकुलेटर की खोज, इसकी खोज पास्कल के द्वारा किया गया है। कैलकुलेटर की खोज पास्कल के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो घर्षण बल यह एक संपर्क बल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। 58 देखिएगा कि सभी तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है वह किस समूह में रहता है? तो यह समूह 14 का तत्व है, समूह 14 का तत्व है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेल के निर्माण में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक रूप में, इन सभी में किया जाता है। 60 नंबर है कि त्वचा में नमी बनी रहे इसके लिए शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है? तो त्वचा में नमी बने रहे इसलिए शेविंग क्रीम में ग्लिसरीन और रेजिन ये दोनों मिलाया जाता है। 4 नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्षार वह पदार्थ है जो, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है, प्रोटॉन का ग्रहण करता है। घातक एनीमिया क्या होता है? घातक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोक्वालमिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन, नियासिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैरिडॉक्सिन, और विटामिन B4 का रासायनिक नाम है कोलिन, कोलिन। मानव शरीर में पाई जाने वाले स्टेपिज नामक सबसे छोटी अस्थि कहाँ होती है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी है, वह मध्य कान का है, मध्य कान का है। किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है, क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। आगे 65 नंबर कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन की क्षमता कितने अवधि तक सुरक्षित रखता है? तो यह 1 से लेकर 2 दिन तक सुरक्षित रखता है। एड्स विषाणु होता है, तो एड्स विषाणु जो है यह RNA और प्रोटीन से होता है, RNA और प्रोटीन से होता है। या फिर यहाँ पे होना चाहिए कि एड्स विषाणु किसका बना होता है? तो वह RNA और प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे तो थोड़ा देख लीजिएगा। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है? वह कौन सा रंग है जिसका विचलन सबसे अधिक कम होता है? तो वह है लाल रंग। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो सल्फ्यूरिक सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, हमारा जो पसीना है वो अधिक तेजी से वाष्पित होने लगता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? तो शून्यकाल का स्टार्ट हमारे भारत में ही हुआ है, हमारे भारत में ही हुआ, और इसका जो शुरुआत है वह 1962 में हुआ था, और यह 12 से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और यह जो मूलतः जो शून्यकाल शब्द है वह पत्रकारों के द्वारा गढ़ा गया है। 72 नंबर में कहा गया कि किसका मिलान गलत है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कहा गया, नियुक्ति की बात कहा गया, और राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 में जारी करता है, तो 2 नंबर गलत है। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में ली आयोग के
ली आयोग के कमीशन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का प्रणाली लाया गया। 1919 ईस्वी के तहत सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया था वह क्या था? तो भारत एक संघ है, भारत एक संघ है। और इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 मेंबर था। पहला था पैथिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर और तीसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश या किस संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर खास ध्यान देने योग्य बात है कि कानून के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगर यही पूछता कि कानून या विधि के समक्ष संरक्षण किस देश से लिया गया, तो यह यूएसए अमेरिका से लिया गया है। बस यही 2 शब्दों का अंतर है। अगर समानता पूछ दे तो ब्रिटेन से, संरक्षण पूछे तब अमेरिका से। निम्नलिखित में किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम को सर्वप्रथम सहचारी राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में दिया गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए 77 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाने वाला उपबंध कहा है? तो यह एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के द्वारा कहा गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन 2 सही है। 79 नंबर देखिएगा, मंत्रिमंडल शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतः सत्तारूढ़ी रहता है। तो यह जो है यह जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त हो तब तक उसका सत्तारूढ़ी सरकार रहता है। और यह विधानमंडल से जिक्र हो गया कि अगर वह केंद्र में है तो केंद्र में हो जाएगा लोकसभा और राज्य में है तो राज्य में हो जाएगा विधान सभा। और यह मंत्रिमंडल जो शब्द है यह ब्रिटेन से लिया गया है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो संघवाद का सर्वोत्तम रूप हो जाएगा सहकारी संघवाद। आगे देखिए 81 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध यह अनुच्छेद यह भाग 11 में दिया गया है। भाग 10 में यहाँ पे भाग 10 है तो भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों का शासन दिया गया है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद विवाद दिया गया है। भाग 13 के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आगे देखिए 82 नंबर, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का उपभोग कौन करता है? अवशिष्ट शक्तियां का उपभोग केवल केंद्र के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 83 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपदा की घोषणा अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो यह अधिकतम 2 माह या 60 दिन तक प्रभावी रहता है। तो 83 का 3 नंबर सही है। आगे 84 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रिशंकु हंग संसद के रूप में वर्णित करता है? तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा संसद जिसे किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हो। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ कब माना जाता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ शपथ ग्रहण के दिन से माना जाता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा शपथ ग्रहण। आगे देखिए 86 नंबर, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अश्मेष शब्द किस खेल से संबंधित है? अश्मेष शब्द का संबंध वॉलीबॉल खेल से है। आगे 88 नंबर, भारत कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य कब बना है? तो यह कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य 1949 ईस्वी में बना है। 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर, रीजनिंग है। यहाँ पे 7 4 11 4 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 4, फिर 2, फिर 4, फिर यहाँ पे 2, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 41। 91 का सही है 41। 92 नंबर देखिएगा, कहा गया कि प्लस को माइनस, गुना को प्लस और माइनस को गुना करे तो क्या होगा? तो यहाँ पर 16 - 8 प्लस 6 गुना 2 - 12, तो हल करने पे माइनस यहाँ पे 12 और 6 दूना 12
कट जाएगा तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 8। 16 में से 8 गया, बच जाएगा 8। कुत्ता को कुतिया कहा जाता है तो 60 को क्या हो जाएगा, तो इसको फीमेल गाय हो जाएगा। 94 देखिएगा, यहाँ पे ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद ए और बी के उम्र क्या होगा। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात 6:7 है, तो यहाँ पर इसके अंतर 4 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे अंतर अनुपात 1:4 दिया गया है। तो इन दोनों का उम्र हो जाएगा 6 चौके 24 और 7 चौके 28। तो 4 साल बाद का उम्र हो जाएगा 28 और 32। तो इसका अनुपात हो जाएगा काटने पे 7:8। अब देखिए 95 नंबर, इसमें 30, 20 और 10 का समतुल्य बटा पूछ रहा है। तो समतुल्य बटा निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग 100 माइनस 30 को करेंगे 70/100 गुना 80/100 गुना 90/100 और गुना 100 करेंगे। तो 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 1 से 1 खत्म। अब गुना करने पे आ जाएगा आपको 56.4। तो 56.4 को अगर यहाँ पे सॉरी 50.4 आएगा और इसको 100 में से घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 49.6%। एक नंबर सही है। 96 देखिएगा कि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 25 है और पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 75 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इंटू बराबर LCF गुना HCF। तो 75 गुना 1 से बराबर 15 गुना 225। तो 15 पचे 75 है, 5 से ई कट जाएगा, हो जाएगा 5 से कट जाएगा 45 बार में, तो सही आंसर हो जाएगा 45। 97 देखिएगा, चूज द अपोजिट ऑफ वर्ड। हाइप्ड का इसका अपोजिट हो जाएगा रेड्यूस। 98 है कि इसका वॉइस में चेंज करना है कि सी गेव मी अ गिफ्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। 99 का देखिएगा, अ प्लेस फॉर वर्सटाइलिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिना। 4 नंबर सही हो जाएगा। 100 का देखिएगा, द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माइंड, इसका सही आंसर हो जाएगा इंसिडेंट। 4 नंबर सही है। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर न भूलें।